हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। जैसे आप लोगों से वादा किया गया था हम और हमारी टीम रिजल्ट एक्सप्रेस के द्वारा कि आप लोगों को 45 दिनों में पूरी कोर्स को कंप्लीट कराई जाएगी, जो जिसका नाम है एग्जाम कैप्सूल कोर्स। इस कैप्सूल को खाने से आपका जो रिजल्ट होगा वो 400 प्लस स्कोर करने में सहायता प्रदान करेगी। तो उसी वादे के अनुसार मैं आप लोगों के बीच अपने फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर आया हूं। और अपना जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसमें सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जैसे कि आपको इस बोर्ड पर दिख रहा है। लेकिन किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमें अपने मां सरस्वती का वंदना कर लेना चाहिए, ताकि हमारा और आपका जुड़ाव लगा रहे और हम जो है मां सरस्वती से अपने लिए और आप लोगों के लिए कुछ जरूर मांग सके। तो मां सरस्वती की वंदना करते हैं, हम यहीं से मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं। आप लोग भी मां सरस्वती को प्रणाम कीजिए और मैं मां सरस्वती से यही मांग रहा हूं कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा से अच्छा बना दे। लेकिन अगर यदि आप लोग भी चाहते हैं कि मां सरस्वती आपके रिजल्ट अच्छा कर दे, तो वीडियो के कमेंट में जरूर आप लोग मां सरस्वती, जय मां सरस्वती कमेंट करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अपने क्लास में। आइए देखते हैं अपना क्लास कौन सा है। सबसे पहला जो मेरा क्लास है वो फिजिक्स का है। जैसे मैं आप लोग को पता है कि मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मेरा नाम यहाँ लिखा हुआ है निरंजन सर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिक्स में जो मेरा सबसे पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश को परावर्तन जो हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसके लिए जो ये डायग्राम वो सारी चीजें आपकी हेडलाइन पर है। लेकिन इसके अंदर जो है इतनी सारी आप लोगों के लिए मटेरियल्स है, जो कि आप लोग को पूरा वीडियो देखने पर बहुत मजा आएगा। और इसी वीडियो में आपका जो ये पूरा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, ये कवर होने वाला है। तो चलते हैं अब अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रकाश, इसमें सबसे पहला वर्ड है प्रकाश। तो प्रकाश को जानना बहुत जरूरी है। तो प्रकाश क्या है बुआ? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख सकते हैं। सिंपली वे में समझिए कि यहां पर अगर यदि कोई लाइट जल रही है तब ही आप हमें देख पाएंगे। अगर जिस हम लाइट को अगर यदि हम बंद कर दें तो हम आपको नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको क्या दिखेगा? बोर्ड दिखेगा, हमारा चेहरा नहीं दिखेगा। तो उस इसलिए जो प्रकाश है, प्रकाश एक एनर्जी है और उस एनर्जी को हम लोग किसमें प्रयोग करते हैं? प्रकाश, जिसकी सहायता से हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा से हम लोग सबसे पहले क्या जानते हैं? प्रकाश ऊर्जा से हम लोग क्या कर लेते हैं कि प्रकाश ऊर्जा जो है से हम विद्युत ऊर्जा, उष्मा तथा अन्य प्रकार की ऊर्जा को भी प्राप्त कर सकते हैं। एकदम सिंपल वे में समझिए, प्रकाश ऊर्जा से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? विद्युत ऊर्जा, उष्मा तथा अन्य प्रकार की और अलग अलग तरह की ऊर्जा को प्राप्त की जा सकती है। और सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को, आप लोग बायो की कक्षा में भी पढ़ाई किया होगा कि जो हमारा सूर्य का प्रकाश है इससे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो चलिए, और ये जो प्रकाश है ये कौन सी चुंबकीय तरंग है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसकी जो प्रकृति होती है वह क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है वह? अनुप्रस्थ होती है। किसकी? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसकी प्रकृति जो होती है वो किस प्रकार की होती है? वह अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। और आप लोगों से एक बात कहना है कि आप लोग के मन में ये चल रहा हो कि ये तो YouTube पर फ्री चैनल है, तो इस पर जो हमारा बोर्ड पीडीएफ हुआ या फिर हमारा जो पीडीएफ आप लोग को मिलेगा, ये आप लोग को हम लोगों के चैनल जिसका नाम है रिजल्ट एक्सप्रेस के पे मिलेगा, जो कि आपको कहां मिलेगा? आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा। तो टेलीग्राम पर आप लोग रिजल्ट एक्सप्रेस के चैनल को फॉलो कर लेना है और उस पर आप लोग को जो भी नोटिफिकेशन, जो भी पीडीएफ वगैरह है, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलते हैं अब अपने अगले स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम लोग, तो इससे पहले हमें एक और स्लाइड लेना है हुआ। देखते हैं कि जो हमारा प्रकाश है, प्रकाश जो है इनको देखने के लिए बुआ कितनी चीजों की जरूरत है? तो अगर यदि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो उसके लिए हमें कितने चीजों की जरूरत है? तो उनके लिए हमें कम से कम हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, तब जाके हम किसी चीजों को देख सकेंगे, तब देखने की घटना पूरी हो सकती है। वो पहला है बुआ, सबसे पहला आपके पास क्या होना चाहिए? आंख होना चाहिए। आंख। अब मान लीजिए किसी के पास आंख नहीं है बुआ, तो वो क्या करेगा? उसको दिखेगा ही नहीं। तो वो सबसे पहला चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए? आंख होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा है कि जिसको देखेंगे और वो वस्तु भी होना चाहिए। अगर यदि वस्तु नहीं है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और तीसरी चीज है आपके पास प्रकाश, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है।
अगर यदि ये तीनों है तो आप किसी चीज को देख सकते हैं, किसी चीज को देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रकाश के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश जो है क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या जाने, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। और प्रकाश ऊर्जा से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है बउआ? प्रकाश ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं तथा अन्य प्रकार की बहुत सारी एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा से हमें, आपको खुद मालूम है, सूर्य का प्रकाश जो है ये हमें विटामिन डी देता है। ठीक है, और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में, जल में, पानी में, जल में, हवा में, हर जगह ये ट्रैवल करता है, हर जगह चलता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। कैसी प्रकृति होती है इसकी? अनुप्रस्थ होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बुआ। आगे की क्लास में हम लोग, आगे के स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं किरण। अब सबसे पहला वर्ड जब प्रकाश आ गया तो प्रकाश जिस पथ का, मतलब प्रकाश जिस काल्पनिक पथ का, अब प्रकाश का कोई रियल पाथ नहीं होता है बुआ, वह क्या होता है? काल्पनिक पाथ होता है। और प्रकाश जिस काल्पनिक पथ का अनुसरण करती है वह क्या कहलाता है बुआ? किरण कहलाता है। क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। मतलब प्रकाश जिस पथ पर चलेगी उस पथ को, अभी यहां से लाइट वहां से यहां आ रही है, तो वो लाइट जो है, वो लाइट का रास्ता आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ये काल्पनिक है। ये पथ कैसा है बुआ? काल्पनिक। तो काल्पनिक पथ जो होता है, प्रकाश जिस काल्पनिक पथ का अनुसरण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? किरण कहते हैं। तो किरण जो होता है, ये समझ में आ गई आप लोगों को? प्रकाश जिस काल्पनिक पथ का अनुसरण करेगा उसको किरण कहेंगे। अब देखते हैं हम लोग किरण पुंज को। किसको देखेंगे बुआ? किरण पुंज को देखते हैं। तो किरण पुंज को देखिए क्या है। तो देखिए किरण पुंज, देखिए यह है आपका किरण पुंज। मतलब किरणों के समूह को, किसको? किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे बुआ? किरण पुंज। यानी बहुत सारे किरण अगर यदि एक साथ आ जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं यहां भी लिखा गया है। अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अभिसारी का होता है कन्वर्जिंग लाइट बीम, पैरेलल लाइट बीम और डाइवर्जिंग लाइट बीम। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कन्वर्जिंग, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है बुआ? जब दो या दो से अधिक किरणें, कितने? जब दो या दो से अधिक किरणें क्या होती है? किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। जब दो या दो से अधिक किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाती है तो उसे हम लोग कौन सा किरण पुंज कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं समांतर किरण पुंज को। समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक किरणें, दो या दो से अधिक किरणें अगर यदि एक दूसरे के समांतर हो, दो या दो से अधिक किरणें यदि एक दूसरे के समांतर हो तो उसको समांतर किरण पुंज कहेंगे। और लास्ट में है अपसारी किरण पुंज। आप जान रहे हैं इन सब चीजों को जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अध्ययन तो जरूर किया होगा कि किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अभिसारी, समांतर और अपसारी। अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे? यानी कहने का अर्थ है किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर क्या होता है? आगे की ओर फैलना। यानी कहने का अर्थ है किसी एक बिंदु से प्रकाश निकलकर आगे की किरणें आगे की ओर फैल जाती है तो उसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक शायद आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा कि किरण क्या है? प्रकाश जिस पथ पर चलती है और वह पथ कैसा होगा? काल्पनिक होगा और उसे हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। तो अब उसके बाद आ जाती है किरण पुंज पर बात। किरणों के समूह को क्या कहेंगे बाबा? किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। चलिए यहां तक जो डाउट है वो खत्म हो चुका होगा शायद। अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर यदि दो या दो से अधिक किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो समांतर किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी किरण पुंज किसी एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर किरणों का फैल जाना ही अपसारी किरण पुंज कहलाता है। तो चलिए इससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बात जरूर याद कर लें कि हमारा जो YouTube चैनल है उसका नाम है रिजल्ट एक्सप्रेस। और उस रिजल्ट एक्सप्रेस पर अगर यदि आप लोग जुड़े हुए अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें। और चलते हैं हम उससे आगे। चलिए तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोगों को भी कुछ ना कुछ आप लोगों से आउटपुट प्राप्त, फीडबैक प्राप्त हो कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है वो भी इससे पता चलेगा। और जो भी इसके पीछे आपको डाउट रह जाएगा, मान लीजिए किसी चीज पे आपको डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और आपके डाउट को हमेशा सॉल्व किया जाएगा सभी टीचर के द्वारा। ठीक है, तो आपके डाउट जो भी है वो भी क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत क्या है? किसी वस्तु से
जो प्रकाश निकलती है, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगी उसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे? प्रकाश स्रोत। क्या नाम से जानेंगे? प्रकाश स्रोत। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग क्या नाम से जानेंगे? प्रकाश स्रोत। क्या नाम से जानेंगे बुआ? प्रकाश स्रोत। अब देखिए, प्रकाश उत्सर्जन क्षमता के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं बुआ? 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब समझ रहे हैं, जो स्वयं अपने आप से निकालता हो वो उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि प्रकाश उत्सर्जन क्षमता के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के हैं? 2। तो 2 प्रकार की वस्तु कौन कौन है? पहला है आप लोगों का प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं हम लोग किसको कहेंगे? तो जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है। क्या होता है? जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। और एग्जांपल में देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोग के सामने लगाया हुआ है। अरे बस, सन, स्टार, जलता हुआ बल्ब। अब अगर यही ये जलता हुआ बल्ब है, जलता बल्ब, तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? प्रदीप्त वस्तुओं में। और जलता हुआ टॉर्च, ये सभी किसमें आ जाएगा? प्रदीप्त वस्तुओं में। मतलब जहां से प्रकाश निकल रहा है तो उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। और अप्रदीप्त वस्तु हम लोग किसको कहेंगे बाबा? मतलब जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसे हम लोग कौन सा वस्तु कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। कौन सा वस्तु? अप्रदीप्त वस्तु। तो एग्जांपल के तौर पर भी ले लिया गया है ताकि आप लोग इजीली समझ, ऐसा एग्जांपल लिया गया है कि आपको इजीली समझ में आ। जैसे टेबल, टेबल से कोई लाइट निकलती है क्या? नहीं निकलती है। कुर्सी से, कुर्सी को अंधेरे में रख दीजिए, क्या वो लाइट आपको देगा? नहीं देगा। चंद्रमा, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है चंद्रमा। आप लोग बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे मत चंदा मामा जो है ये हमें लाइट देता, नहीं, ये हमें प्रकाश नहीं देता, ये खुद सूर्य की प्रकाश से चमकता रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अप्रदीप्त वस्तु भी शायद क्लियर हो चुका होगा। प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। और अप्रदीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। चलिए, यहां तक डाउट क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद करते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला स्लाइड। अब देखिए, वो तो प्रकाश उत्सर्जन की क्षमता के आधार पर जो था तुम्हारा प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। वो कौन कौन था? प्रदीप्त और अप्रदीप्त। अब देखिए, प्रकाश स्रोत जनरली 2 टाइप का होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होगा? जो हमें गॉड गिफ्टेड हो। क्या हो? गॉड द्वारा, भगवान द्वारा हमें मिला है। जैसे सूर्य है, तारे हैं, ये सभी हमें गॉड गिफ्टेड। और जुगनू का नाम सुने हैं? जुगनू, तो वो जुगनू भी गॉड गिफ्टेड है। और वो भी किस प्रकाश स्रोत में आ जाएगा बुआ? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आ जाएगा। और उसके बाद है दूसरा मेरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ये हमारे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कौन बनाया है भाई? ये फिजिक्स ही बनाया है, ये फिजिक्स की देन है। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या आ जाएगा? बल्ब आ जाएगा। क्या आ जाएगा बुआ? जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, ये मनुष्य द्वारा बनाया गया बल्ब जो है, जो जैसे बल्ब है, ये मानव निर्मित है। ठीक है, और उसके बाद बल्ब हो गया, और उसके बाद है टॉर्च। क्या है? टॉर्च है। और मोमबत्ती भी है बुआ, मोमबत्ती है, जलता हुआ, सारी चीजें होनी चाहिए। तो देखिए, तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं? जो गॉड गिफ्टेड हो, भगवान द्वारा हमें मिला हो, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जो प्रकृति में हो। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जो हमारे द्वारा, हमारे मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, उसे हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अच्छे बात समझ रहे होंगे। मानव निर्मित कौन कौन हो सकता है? बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती, ये मानव द्वारा ना बनाया गया हुआ, तो उसके लिए आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, इजीली आप लोग समझ गए होंगे। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बताइए चंद्रमा जो है वह कौन सी वस्तु है? चंद्रमा कौन सी वस्तु है? तो अप्रदीप्त वस्तु है ना? चलो है, लेकिन ये प्रकाश स्रोत है ही नहीं। तो चलिए अब हम लोग आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब उस आगे बढ़ने से पहले हमें कम से कम माध्यम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग से पहले ही हम बात कर चुके हैं कि प्रकाश जो है यह किसी मीडियम पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश जो है निर्वात में भी चलेगी और किसी माध्यम में भी प्रकाश चलेगी। तो उसके लिए तो हमें माध्यम को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि माध्यम बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग तरीके के माध्यम होते हैं। किसकी डेंसिटी अधिक होती है, किसी की डेंसिटी कम होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसको प्रकाशीय घनत्व कहते हैं, वो किसी की ज्यादा किसी की कम होती है। लेकिन माध्यम हम लोग जनरली कितने टाइप से पढ़ते हैं? 3 टाइप से पढ़ते हैं। कितने टाइप से हुआ? 3 टाइप से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है पारदर्शी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट, इसको हम लोग ओपेक, और इसको ट्रांसलूसेंट। तो सबसे पहले हम लोग पारदर्शी को जानते हैं। पारदर्शी क्या है? पारदर्शी आप लोग जान जाइए। पारदर्शी मतलब क्या होता है
कि प्रकाश इजीली इस साइड से उस साइड ट्रैवल कर जाना चाहिए, उसके बीच में कोई रास्ता रोकने वाला नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है प्रकाश जब क्या हो, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आसानी से गुजर सकती हो, उसे हम लोग कौन सा माध्यम कहेंगे? पारदर्शी माध्यम कहेंगे। कौन सा माध्यम? पारदर्शी माध्यम। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, क्या है? हवा है, कांच है, खुली खिड़की। मतलब बंद खिड़की करेंगे तो प्रकाश की किरण नहीं जाएगी ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले लिए हैं? खुली खिड़की लिए हैं। अगर खिड़की खुला हो तो प्रकाश इस पार से, मतलब प्रकाश एक साइड से दूसरी साइड इजीली पहुंच जाएगी। दूसरा देखते हैं हम लोग अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम किसको कहते हैं? वैसा माध्यम जिससे प्रकाश नहीं गुजर सकती है। वैसा माध्यम जिससे प्रकाश नहीं गुजर सकती है अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया? मोटा गत्ता। अब मोटा गत्ता अपारदर्शी, किताब, दीवार, ये सभी क्या चीजें हैं? अपारदर्शी माध्यम है। मतलब इसको रखने के बाद, यहां मान लीजिए गत्ता रख देंगे तो क्या आपको इसके पीछे की चीजें दिख रही है? क्या नहीं दिख रही है? तो कहने का अर्थ है किताब भी कौन सा मीडियम है बुआ? कौन सा माध्यम है? अपारदर्शी माध्यम है। और तीसरा है पारभासी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम है पारभासी। इसको जानना बहुत जरूरी है। वैसा माध्यम जिससे प्रकाश का छोटा सा अंश ही गुजर सकती है। मतलब वैसा माध्यम जिससे प्रकाश का एक छोटे से भाग को वो अपने से होकर जाने देता है। वैसा माध्यम जो अपने से होकर प्रकाश के छोटे से भाग को ही जाने देते हैं, वह पारभासी माध्यम कहलाता है। पारभासी माध्यम कहलाता है। तो उसको एग्जाम्पल के तौर पर भी लिया गया है कुहासा। जैसे अभी कुहासा का समय है, देखते होंगे रोड पर अगर गाड़ी आ रही है, रोड पर अगर आपकी गाड़ी आ रही है तो दूर में गाड़ी रहेगा तो उसकी लाइट अभी नहीं दिखती है, क्योंकि वहां बहुत सारा कुहासा बना रहता है। और जैसे वो नजदीक आती है तो काफी धीमा लाइट आपके पास आता है। इसका मतलब वो पूरी लाइट को आपके पास नहीं पहुंचने दे रहा है, कहीं ना कहीं प्रकाश का एक छोटा सा अंश ही आपके पास पहुंच पा रहा है। तो इसीलिए उसको हम लोग कौन सा माध्यम कहेंगे? पारभासी माध्यम कहेंगे। एग्जाम्पल में कुहासा हो गया, धुआं हो गया, तेल लगा कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया और ईटीसी हो गया। कोई दिक्कत नहीं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारी चीजें समझ आ रही होगी और क्लास में बहुत मजा भी आ रहा होगा। तो चलिए एक हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा अगले स्लाइड को। चलिए अब इसके बाद है एक जो चैप्टर था, क्या चैप्टर था? उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम था। अब उसी चीज पर, इससे पहले तो हम जो भी चीजें पढ़े वो प्रकाश के बारे में पढ़े, और अब जो है मेन फोकस आ रहा है चैप्टर की तरफ। क्या आ रहा है? मेन फोकस आपके चैप्टर की तरफ। तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे और इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि पूरा चैप्टर आपके 1 वीडियो में ही खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छी कंटेंट है। आप हमसे जुड़िए और इससे भी अच्छा कंटेंट हमारे शिक्षक के पास है, वो आप लोग को जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सबसे पहला काम हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप लाइक कीजिएगा तो हमें उससे प्रेरणा मिलेगी और हम इससे भी अच्छे अच्छे तरह के ऑब्जेक्टिव वगैरह सब जितना भी है सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे और आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले आप लोगों का काम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब नाम से ही यह पता चल पा रहा होगा। परावर्तन मतलब वापस जाना। क्या जाना? वापस जाना। देखिए ये टॉर्च है, हमने एक फोटो ली है और ये फोटो से आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर यदि किसी सतह पर, हम समतल सतह पर, या ये दर्पण हम ले लिए, दर्पण समतल होता है और समतल सतह होता है, अगर यदि हम इस पर किसी प्रकाश को आपतित कराएंगे तो ये सारा का सारा प्रकाश फिर उसी माध्यम में क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? रिटर्न हो जाएगा। तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है कि प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से, प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। कहने का अर्थ है प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना जो है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, कहलाता है। चलिए तो अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन में हम लोग जानते हैं हुआ कि इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? आपतित किरण। जो किरण आपके सतह पर आ रही है, जो किरण समतल सतह पर, परावर्तक सतह पर, इसको हम लोग परावर्तक सतह भी कह सकते हैं। इसको हम लोग परावर्तक सतह भी कह सकते हैं, क्योंकि परावर्तक सतह होने के कारण ही ये सारी प्रकाश फिर उन्हें उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो यह घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और देखिए जो किरण आ रही है उसको बाबा हम लोग क्या नाम से जानेंगे? आपतित किरण। मतलब जो किरण आ रही है
आपतित किरण, और जो किरण वापस लौट कर जा रही है उसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे उसको? परावर्तित किरण कहेंगे। और इसमें एक चीज, जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकराती है उस बिंदु को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? अगर यदि इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करें, ताकि आप लोगों को हम और अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकराती है उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? आपतित किरण। जो वापस लौट कर जाती है उसको परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर आकर टकराएगी, सॉरी, ये आपतित किरण है, आज कर रही है किरण, उसको आपतित किरण। और जिस बिंदु पर टकराएगी उसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे? आपतन बिंदु। और जिस सतह से टकराएगा उसको हम लोग परावर्तक सतह कहेंगे। और इसमें एक चीजें हैं, आपतन बिंदु पर जो हम लोग लंब डालेंगे, लंब मतलब परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इसको हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। अगर जो लंब डालेंगे यानी 90 डिग्री पर डालेंगे तो उसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? अभिलंब। अभिलंब मतलब नॉर्मल। क्या चीज? नॉर्मल। अब यहां पर एक चीज और रह जाता है कि अगर यदि यहां पर देखिए, एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल आपका यहां बन रहा है, दो एंगल। तो आपतित किरण के साथ अभिलंब जो कोण बनाता है, मतलब अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाएगा उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहेंगे? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको हम लोग परावर्तित कोण, सॉरी, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बुआ? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। तो देखिए, आपतन कोण को हम लोग रिप्रेजेंट आई से करते हैं। आपतन कोण को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। और परावर्तन कोण को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। किससे करते हैं? आर से। आपतन कोण आई से, परावर्तन कोण आर से। तो यहां पर परावर्तन की सारी घटनाएं लगभग आपकी क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। आपतित किरण किसको कहते हैं? कि किसी परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, और उसी परावर्तक सतह से लौटकर उसी माध्यम में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। और जिस बिंदु पर आकर क्या चीज आपतित किरण आकर टकराएगी उसको हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ? अभिलंब कहलाता है। और आपतन कोण हम लोग किसको कहेंगे? यहाँ दो टाइप का एंगल बन रहा है। आपतन कोण अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। क्या चीज से होगा? आई से। आपतन कोण को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। ठीक है, और परावर्तन कोण को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं? तो चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड से। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा देखिए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं फिर अभी अगले स्लाइड में। कहीं जाना नहीं है अभी, होगा वन शॉट वीडियो है, इसमें पूरा चैप्टर को कवर किया जाएगा, इसीलिए कहीं जाने, पूरा वीडियो को देखिए आप लोग। लगभग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, आपको कहीं दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वहां पर अभी जो सारी चीजें बताए आपको, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सारी चीजें आपको यहाँ लिखा हुआ है। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, यानी परावर्तक सतह पर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। परावर्तक सतह से वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। उसके बाद परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा बात है। आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और इसे आई द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी आई द्वारा सूचित किया जाता है। अब परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? परावर्तन कोण। और इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है बुआ? आर के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ये प्रॉब्लम कुछ कहीं बचा भी होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। चलिए, और एक चीज, हमारा अगर यदि
आप लोग को बोर्ड पीडीएफ चाहिए या फिर हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो पीडीएफ है, ये आपको मिलेगा कहाँ? मैंने इससे पहले ही बताया कि हमारा जो है टेलीग्राम का चैनल है जिसका नाम है रिजल्ट एक्सप्रेस। टेलीग्राम पर उसको सर्च कर लेना है और वहां उसको ज्वाइन करके और जो कि और हमारे चीज उसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वहां पर जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल हैं और जितने भी बोर्ड पीडीएफ है वो सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगी। अगर यदि उससे भी नहीं होगा तो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल देंगे ताकि आप लोग को आसानी होगी, जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगले स्लाइड में। और अगले स्लाइड आ चुका है, अगला स्लाइड नहीं, तो देखते हैं परावर्तन। अभी समझ गए परावर्तन मतलब प्रकाश को लौटने की घटना ही किसी सतह से क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए परावर्तन के कितने नियम है बुआ? 2 नियम है। परावर्तन के कितने नियम है? 2। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है बुआ कि परावर्तन के कितने नियम है, तो वहां ऑप्शन में सीधा रहेगा 2, 4, 6, 8। तो आप वहां इजीली मार दीजिएगा कितने नियम है परावर्तन के? 2 नियम है। तो परावर्तन के जो 2 नियम है उसमें कौन कौन है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो होता है, तीनों एक ही तल में होता है। क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको गौर कीजिएगा और अच्छे से इसको सुनिए और आपको याद हो जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, जो वह सतह पर हम अभी बताए जो घटना घटित हो रहा था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब था, ये तीनों कहां होगा? एक ही तल में होगा। कहां होगा? एक ही तल में। और मैंने आपको बताया आपतन कोण जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और परावर्तन कोण आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपतन कोण जो होगा वह हमेशा किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर। यानी कहने का अर्थ है अभिलंब के साथ जितना डिग्री का कोण बनाकर आपतित किरण किसी सतह से टकराएगा उतना ही कोण बनाकर वो क्या हो जाएगा? वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। कहने का अर्थ क्या है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले स्लाइड की ओर, ज्यादा समय नहीं लेना है। अब उससे पहले हम लोग परावर्तन के प्रकार से पहले आप लोगों से कुछ बातें हम वो कर लेते हैं। अगर यदि हमारा वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें आप लोगों से प्रेरणा भी मिलेगी और हमें और इससे अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने में भी मजा भी आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो देखते हैं आज कितने हमारे वीडियो पर लाइक आते हैं। उसके लिए भी आप लोगों को अगर भी हमारा लाइक अगर 4K चला जाएगा तो 10K चला जाएगा, 4K से लेकर 10K के बीच में भी रहेगा तो आप लोग काफी धन्यवाद के पात्र होंगे और हमें भी गर्व महसूस होगा कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चों को अच्छा लगा। तो हम उसके साथ साथ हमारे चैनल को क्या कर लेना, रिजल्ट एक्सप्रेस को सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन होगा, हम जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे वो आपको इजीली अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं परावर्तन के प्रकार। देखिए परावर्तन कितने प्रकार के हैं? परावर्तन 2 प्रकार के हैं बुआ। परावर्तन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक है नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन हम लोग किसको कहेंगे? तो नियमित परावर्तन जो होता है किसी समतल सतह पर प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन। अगर यदि प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर हो रहा है? समतल सतह पर, तो उसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे? नियमित परावर्तन। अगर यदि वही परावर्तन क्या वक्र सतह पर हो, कहां हो बाबा? वक्र सतह पर, टेढ़ी मेढ़ी सतह पर हो, तो उसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे? अनियमित परावर्तन। क्या नाम से जानेंगे बाबा? अनियमित परावर्तन। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ध्यान देने की चीज वाली बात है कि हम जो अधिकांश वस्तुओं को अपने आस पड़ोस में वस्तुओं को देख पाते हैं वो किस परावर्तन की वजह से देख पाते हैं? तो क्योंकि हमारी अर्थ की जो सरफेस है बाबा वो नियमित नहीं है, वो क्या है? अनियमित है। तो हम जो अधिकांश वस्तुओं को देख पाते हैं वह किसकी वजह से देख पाते हैं? अनियमित परावर्तन की वजह से। किसकी वजह से हुआ? अनियमित परावर्तन की वजह से। शायद उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना है। अब इससे पहले हम लोग एक चीज और को जानते हैं। अब वो चीज है प्रतिबिंब। क्या है बाबा? प्रतिबिंब। क्या है? उसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब हो गया इमेज। क्या चीज? इमेज। इमेज क्या है? तो देखिए जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर, क्या चीज, यानी कि जब हम किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमारी आंखों की रेटिना पर होगा उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे प्रतिबिंब को? यानी किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। क्या चीज? किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद, किसे, किसी भी दर्पण हो, या वो समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, या परवलयकार दर्पण हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी दर्पण से परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है या पहुंचती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो हम लोग प्रतिबिंब को कैसे परिभाषित करेंगे, इजली तरीके से कीजिए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ, प्रतिबिंब कहेंगे। यानी एक बार और सुन लीजिए आप लोग, इमेज, इमेज किसको कहते हैं, यानी कहने किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, बिंदु स्रोत समझ रहे हैं, वो प्रकाश स्रोत है ना, उसी को हम लोग बिंदु स्रोत कहेंगे। पढ़ा है प्रकाश स्रोत पिछले स्लाइड में। तो हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब, यानी कहने का अर्थ है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किससे, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत, वास्तव में नहीं मिलेगी, मिलती हुई प्रतीत होगी, तो उसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे, प्रतिबिंब। उसे, उस बिंदु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। तो चलिए, अब प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है बुआ। प्रतिबिंब भी कितना प्रकार का है, दो प्रकार का है। तो सबसे पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग रियल इमेज कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा है आपका आभासी प्रतिबिंब। क्या है बुआ, आभासी प्रतिबिंब। एक है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। तो अब हम लोग जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब में क्या वास्तव में आकर मिलती है, और आभासी प्रतिबिंब में मिलती हुई प्रतीत होती है। तो समझिए, सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग किसको कहेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में आकर मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, तब हमको कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए, यहां तक उम्मीद। अब हम लोग वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के कुछ डिफरेंस को देख लेते हैं, यानी अंतर को भी देख लेंगे, या उसको हम लोग गुण के तौर पे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जब, यह तब बनता है जब प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती है। अभी तुरंत बोले, क्या बोले, वास्तव में आकर मिलती है, तब जाके हम लोग उसको क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है, मतलब मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलता, मिलता वाले हम मिल रहा है, तो उसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, और ये जो इसका जो गुण है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। और देखते हैं वो आभासी प्रतिबिंब का गुण, देखिए इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है वो, सीधा बनता है। ये आप इसको अंतर के तौर पे भी लिख सकते हैं। अगर आपको मान लो कह दिया कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, तो इन्हीं चीजों को लिख देना है। अगर यदि आपको गुण पूछेगा तो गुण भी आप यहीं से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि वास्तविक प्रतिबिंब का गुण कहेगा तो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और यह हमेशा उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब में इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और यह क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। चलते हैं फिर अगले स्लाइड में। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बुआ। और यहाँ पर हमारा जो कहना है, देखिए हम लोग कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे ना हटे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो 400 प्लस का है। तो हम जो 400 प्लस स्कोर को करेंगे, उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत की जरूरत है। हर एक सब्जेक्ट में हमें मेहनत करने की जरूरत है, और हम भी आप लोगों के साथ मेहनत भी कर रहे हैं। आप लोगों के साथ सब कुछ हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई परेशानी हो ही ना। और हमारे साथ जो एग्जाम कैप्सूल कोर्स, जो जितने भी टीचर आप लोग को इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, सारे के सारे मेहनती हैं। वो आपको हर एक वीडियो लेक्चर एकदम समय पर देंगे, और सब कुछ आपको, सब मटेरियल भी समय पर मिलेगा। लेकिन हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पर, रिजल्ट एक्सप्रेस को फॉलो कीजिए, और वहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब लेकिन थोड़ी सी हम लोग अपने आप की एनर्जी को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा हम लोग को चाहिए। ठीक है, कि कहने का अर्थ है, कभी ना कहो कि मेरे दिन खराब है। क्या, कभी ना कहो कि मेरे दिन खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। क्या समझ लो, कि हम, कभी ना कहो कि हमारे दिन खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे
गुलाब है, ठीक है। और रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी साथियों, मंजिल भी मिलेगी साथियों, और मजा भी आएगा, ठीक है। तो मंजिल भी मिलेगा और मजा भी आएगा। बस 45 दिन, बस आपसे ये कहना है 45 दिन आपको पूरी ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुड़ना है, और आपका रिजल्ट जो है वो 400 प्लस यानी 450 प्लस करके दिखाना है, ठीक है। तो हमारी ऊर्जा जो है वो आप लोगों से जुड़ी हुई है, आप लोग भी हमारे साथ ऊर्जा बनाए रखें तो हमें भी पढ़ाने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपने अगले स्लाइड की ओर। चलिए, अगला स्लाइड है दर्पण के प्रकार। देखिए, दर्पण वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के कैसे हो गए, एक समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और एक परवलयकार दर्पण होती है। तो परवलयकार हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो हम क्यों उसको ले अभी, क्योंकि हमारे पास तो समय कम है। तो चलते हैं, गोलीय दर्पण जो है और समतल दर्पण है। तो यहाँ पर देखिए, गोलीय दर्पण के भी कितने पार्ट, जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या, समतल दर्पण हिंदी में, और इंग्लिश में प्लेन मिरर कहेंगे, और गोलीय दर्पण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। तो देखिए, स्फेरिकल मिरर भी कितने टाइप का है, 2 टाइप का है स्फेरिकल मिरर। कौन कौन, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहेंगे कन्वेक्स मिरर, और अवतल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, कनकेव मिरर कहेंगे। यानी दर्पण कितने प्रकार के हैं, जनरली जब दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर। अब गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक उत्तल दर्पण है और एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो समतल दर्पण हम लोग जानते हैं, क्योंकि उसमें अभी दर्पण के बारे में पढ़े। तो दर्पण कितने प्रकार के, 2, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के प्रकार है नहीं, लेकिन गोलीय दर्पण के 2 प्रकार हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो समतल दर्पण को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण की तरफ चलेंगे। तो समतल दर्पण में देखिए, ये सारी चीजें उनकी क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं समतल दर्पण से जुड़ा हुआ। देखिए, जिस दर्पण की फोकस दूरी, और यहाँ पर सॉरी तथा, जिस दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या अनंत हो, क्या होगा, जिस दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या अनंत हो, समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है होगा, समतल दर्पण कहलाता है। यानी कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी और वक्रता त्रिज्या होगा वो क्या होगा, अनंत होगा। और इसकी आवर्धन कितनी होती है, समतल दर्पण की +1 होता है। कितना होता है, +1 होता है। और देखिए, प्रतिबिंब वास्तव में बनता नहीं, बल्कि किरणों के पीछे मिलने से बनता है। इसमें प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनेगा होगा, इसमें जो किरण जो पीछे में मिलेगा, प्रतीत होगा, वो बनाएगा वहां पर प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब को कभी हम लोग पर्दे पर नहीं ला सकते। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है उसे हम लोग कभी पर्दे पर नहीं ला सकते हैं। प्रतिबिंब उल्टा नहीं बल्कि सीधा बनता है। कैसा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा भी नहीं बनेगा, उसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, विद्वत बताए, आभासी होता है। और यह वस्तु जितनी बड़ी होती है, प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनता है। ये बात याद रखिएगा, प्रतिबिंब वस्तु जितना बड़ा होगा, समतल दर्पण में वस्तु की हाइट और प्रतिबिंब की हाइट दोनों बराबर होती है। यानी कहने का अर्थ है, वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु जितनी दूर होती है, दर्पण से वस्तु मान लो यहाँ है, ये दर्पण है, प्लेन मिरर है ना, और ये प्लेन मिरर है, वस्तु मान लो यहाँ है, x दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब भी कितना दूरी पर बनेगा, x दूरी पर ही दर्पण के पीछे बनेगा। कहने का अर्थ है, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। इसमें अगर जल्दी आप दाहिना हाथ उठाएंगे तो प्रतिबिंब का लगेगा कि आपका बायां हाथ उठ रहा है। उल्टा प्रतिबिंब मतलब क्या हो गया, नाक के जगह पैर नहीं बनेगा आपका। मतलब आप अगर बायां हाथ उठा रहे हैं तो आपको आपके इमेज का लगेगा, यानी जो समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब बना है उसका क्या लगेगा कि उसका दाहिना हाथ उठ रहा है। इसी को हम लोग पार्श्विक रूप से उल्टा भी कहते हैं। तो यहाँ पर वही बात लिखा है, इनमें दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। जैसे आपका दाहिना हाथ
बाईं ओर दिखेगा। ठीक है, आपका जो दाहिना हाथ है वो किधर दिखेगा, बाईं ओर दिखेगा। तो ये क्या कहलाएगा, समतल दर्पण में। समतल दर्पण के गुण में भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, या समतल दर्पण को परिभाषित भी कर सकते हैं कि जिस दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या अनंत हो, समतल दर्पण कहलाता है। चलिए अब मिलते हैं फिर अगले स्लाइड में। अब देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर कोई वस्तु है ना, इस वस्तु से प्रकाश स्रोत निकला, ठीक है, प्रकाश स्रोत निकला, यहाँ से भी दो प्रकाश स्रोत निकला। यहाँ पर देखिए जितना एंगल ये बना के आएगा उतना ही एंगल बनाकर ये क्या हो जाएगा बुआ, रिटर्न हो जाएगा ना। यहाँ भी जितना एंगल बना के आया उतना एंगल बना करके रिटर्न हो जाएगा। तो यह दोनों देखिए कहीं पर भी आगे इधर नहीं काटने का कोई चांस ही नहीं बना, लेकिन इसके पीछे देखिए दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं जहां पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है बुआ, जहां पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस तरह समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना मतलब किसी बिंदु स्रोत से आकर जब समतल दर्पण से टकराता है तो उसका जितना दूर होता है वस्तु दर्पण से उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनता है। इसीलिए इसका आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं, कोई परेशानी नहीं। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं गोलीय दर्पण को। समतल दर्पण का कहानी खत्म। अब हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण को। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग होता है, ठीक है, यानी एक गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग होता है। यहाँ पर किसी खोखले गोले का होगा, क्या होगा बुआ, किसी खोखले गोले का भाग होता है। यानी कि कोई भी गोलीय दर्पण जो होता है जैसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, वो हमेशा क्या होगा, एक खोखले गोले का भाग होगा जिसका परावर्तक सतह जो होगा यानी परावर्तक तल गोले का भाग होगा। अब यह गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार का, अभी तुरंत बताए थे पिछले स्लाइड में, 2 प्रकार का, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण हम लोग किसको कहेंगे, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या हो, धसा हो। देखो है ना, ये परावर्तक, ये गोलीय दर्पण है, ये ऊपर से पॉलिश किया हुआ है ना, पॉलिश किया हुआ है। तो इसको जो हम लोग कैसे कहेंगे, यह अवतल दर्पण है। कैसे कहेंगे बाबा, यानी कि इसका परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर देखिए धसा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ पॉलिश किया हुआ भाग है, ये पिछला भाग है, ये अगला भाग है, और यह जो धसा हुआ भाग है इसी की वजह से यह क्या होता है बुआ, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर। क्या कहते हैं बुआ, कनकेव मिरर। किसी को डाउट है तो यहां से भी देख सकते हैं। और जो अवतल दर्पण होता है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जो जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धसा होता है। क्या होता है बुआ, धसा होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग उत्तल दर्पण को जानते हैं। क्या चीज को, उत्तल दर्पण को। तो उत्तल दर्पण हम लोग किसको कहेंगे, समझिए पहले बात को। उत्तल दर्पण जो होता है, जैसे अभी अवतल दर्पण के बारे में बताया कि उसका परावर्तक सतह धसा होता है, तो इसका परावर्तक सतह क्या होगा, उभरा हुआ है। देखो उभरा हुआ है परावर्तक सतह, क्या है यह, परावर्तक सतह उभरा हुआ। ये सामने वाला पार्ट है, क्या है यह, सामने वाला पार्ट है, और ये पीछे वाला पार्ट है। ठीक है, कहने का अर्थ है वैसा, मतलब वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, यानी उठा हुआ हो, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, उत्तल दर्पण। क्या नाम से जानेंगे, उत्तल दर्पण के नाम से। इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या क्या नाम से जानते हैं, कन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक भी जरूर करेंगे, ताकि हमें पता भी चले ना कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। कम से कम 10 के लाइक आना चाहिए, तब और मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण के महत्वपूर्ण पद। अब गोलीय दर्पण को पढ़ लिए तो उसमें जो अलग अलग पद हैं उनको भी जानना बहुत जरूरी है बुआ। उनको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि उनके बगैर सब कुछ अधूरा है, क्योंकि इनको जानने के बाद ही आप इसके आगे की चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले, तो ये तो किसी खोखले गोले का एक भाग हो गया जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धसा होता है, और यह क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और गोले का तो भाग है, किसी खोखले गोले का तो भाग है, लेकिन इसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है। क्या है, ये उभरा हुआ, इधर से है, ये क्या है, उभरा हुआ है। क्या है बुआ, उभरा हुआ है। इसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे,
उत्तल दर्पण के नाम से। क्या नाम से जानेंगे? उत्तल दर्पण के नाम से। और देखिए इसमें अलग अलग पार्ट है, तो ये जो है यानी वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख अक्ष कहते हैं। इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मुख अक्ष। इसका और एक नाम है प्रधान अक्ष। क्या नाम है? प्रधान अक्ष नाम है। क्या है? प्रधान अक्ष। और देखिए यहां भी है आपका वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपका मुख अक्ष कहलाती है या प्रधान अक्ष कहलाती है। और यहाँ एम डैश क्या है? आपका दर्पण है, यानी अवतल दर्पण है। यहाँ भी एम डैश क्या है? बुआ अवतल दर्पण है। और देखिए यहाँ ध्रुव की भी चर्चा की गई है, यानी कि दर्पण का जो ये मध्य बिंदु जहां होगा उसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे? ध्रुव के नाम से जानेंगे। क्या नाम से जानेंगे? ध्रुव के नाम से जानेंगे। और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या नाम से जानेंगे? वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं बुआ? आर से। ये सब टर्म्स है, यानी यहां पर लिख देंगे P बराबर क्या है? ध्रुव, कोई दिक्कत? और C बराबर हो गया वक्रता केंद्र, C बराबर वक्रता केंद्र, R बराबर क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत नहीं। और ये सारी चीजें आपको बोर्ड पीडीएफ के तौर पे भी मिल जाएगा, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लें, यानी कि फॉलो कर लें, ताकि आप लोग को सारे नोट्स वहां पर प्रोवाइड हो और वहां पर से आप लोग सारे नोट्स को देख सके, डाउनलोड कर सके। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं ध्रुव। अभी जो सारी बातें लिखे, सारी बातों को समझाया, उसका सबका डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। यानी ध्रुव किसको कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र, जिस खोखले गोले का भाग दर्पण होता है उस गोले के केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से। प्रधान अक्ष, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली सीधी रेखा, यानी कि प्रधान अक्ष किसको कहेंगे? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली सीधी रेखा ही क्या कहलाती है बुआ? प्रधान अक्ष कहलाती है। प्रधान अक्ष कहलाती है। ठीक है, चलो भाई, तो प्रधान अक्ष का भी मसला खत्म, उम्मीद करते हैं आगे भी खत्म हो जाए। वक्रता केंद्र क्या है समझ में आ गया, वक्र प्रधान अक्ष क्या है, ध्रुव क्या है। अब वक्रता त्रिज्या, ये तो बहुत आसान है भाई, यानी आपको पहले ही बता दिया गया है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही हम लोग, गोला के पास त्रिज्या है ना रे भाई, तो गोले के पास जो त्रिज्या है बुआ, वही त्रिज्या क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा बुआ? वक्रता त्रिज्या। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा बुआ? आर से करते हैं रिप्रेजेंट। कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब सबसे पहले इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये है फोकस। ये फोकस भी जानना बहुत जरूरी है। तो फोकस हम लोग किसको कहेंगे? देखिए फोकस जो होता है किसको कहते हैं कि किसी दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, यानी प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये देखो आ रहा है, ये 4 किरण आ रहा है, तो किसी प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है, सारा किरण देखो कहां आकर मिला है? यहां मिला है, तो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलेगा उसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे? फोकस के नाम से जानेंगे। क्या नाम से जानेंगे बुआ? फोकस के नाम से। कहने का अर्थ है मुख्य अक्ष के समांतर या प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है, यहां भी देखिए मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या नाम से जानेंगे? फोकस नाम से जानेंगे। क्या नाम से जानेंगे? फोकस। और एक नोट आप लोग जरूर याद कीजिएगा कि ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और बहुत सारे बच्चे इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन इसे हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और फोकस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एफ से। यानी फोकस दूरी किसको कहेंगे? ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। यानी यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, ये ध्रुव है ना P, यहां से यहां तक का जो दूरी है इसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे? फोकस दूरी के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि फोकस दूरी भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। फोकस दूरी, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ फोकस दूरी और वक्रता केंद्र से रिलेटेड कुछ बातें हैं, उन्हें भी हमें ध्यान देना है। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है? 2 गुनी होती है, और फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कहने का अर्थ है
यदि फोकस दूरी हमारा 16 सेंटीमीटर दे दिया, बोला कि फोकस दूरी जो है आपका कितना है 16 सेंटीमीटर, तो आपको वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, यानी फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। तो यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा 2f, कहने का अर्थ है 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। कितना हो गया बुआ 32 सेंटीमीटर। यहीं से हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ये बात याद रखिएगा, ये सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा बुआ एग्जाम में। तो देखते हैं हम लोग, अगर यदि मान लो r का वैल्यू आपको दे दिया 40 सेंटीमीटर, कितना दे दिया बुआ 40 सेंटीमीटर, और वो पूछा कि आप f बताइए यानी फोकस दूरी बताइए। तो आप जान रहे हैं कि f बराबर फॉर्मूला होता है r/2। f बराबर क्या फॉर्मूला होता है बुआ r/2। तो f r का वैल्यू यहां दे दिया है, कितना है 40/2, कट के कितना हो जाएगा बुआ 20, यानी कि ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, यानी उस दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी 20। जिस दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी बुआ 20 हो जाएगी। शायद आप लोग को ये सब सवाल भी समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो यानी कहने का अर्थ है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, क्लास को ज्वाइन किए हैं और आप लोग लाइक भी कर रहे हैं वीडियो को। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगले स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड में जाने से पहले हम लोग को सबसे पहले ये चीज आप लोग जरूर पढ़ लिए कि आप लोग फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन है। तो फोकस और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन है कि फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। लेकिन इसे हमें प्रमाणित भी तो करना है, तो उसी प्रमाणित को लेकर के हम लोग F तथा R के बीच संबंध को ले आए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर है, इस फिगर को थोड़ा सा समझिए। यहां पर देखिए ये जो है आपका इनिसिडेंट रे है, आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब डाला गया है। मतलब वक्रता केंद्र से जाने वाली, आप लोग को बताया गया होगा कि वक्रता केंद्र से जो उसकी त्रिज्या होती है, किसी गोलीय दर्पण की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इस पर जो ये जो लाइन है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये भी याद रखना है। तो ये आई यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कौन सा कोण आई आपतन कोण, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तित किरण सॉरी परावर्तन कोण। तो इसको हम लोग आई से और इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए भाई देखते हैं आगे, इसको प्रूव करते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोग ज्योमेट्री में जरूर पढ़े होंगे बुआ कि दो समांतर रेखा अगर यदि दो समांतर रेखा को यदि कोई तीसरी रेखा काटती है तो अंतः एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। अंतः ये इसके बराबर में ये हो जाएगा और इसके बराबर में ये हो जाएगा। ठीक है, तो अंतः एकांतर कोण बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहां देखिए अगर यदि ये आई है, ये दोनों समांतर रेखा है, ये आई है, तो ये भी क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग यहां से प्रूव करके देखते हैं, और ये आई है तो ये आर, परावर्तन के नियम से आई और आर हमेशा क्या होता है बराबर होता है। आप लोग को मालूम है ना, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन के नियम से, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा बुआ आर हो जाएगा। तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। यदि देखिए इसको इजीली प्रूव कर देते हैं आप लोगों को। यदि एकदम बहुत आसान तरीके से प्रूव करना है, यदि F बराबर क्या हो गया F बराबर फोकस दूरी, F बराबर फोकस दूरी, ठीक है, और R बराबर क्या हो गया वक्रता त्रिज्या। ठीक है, F बराबर फोकस दूरी और R बराबर वक्रता त्रिज्या। अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग देखेंगे ओ ए समांतर है सीपी का। ठीक है, ओ ए समांतर है सीपी का, तो और एसी ट्रांसवर्सल लाइन है यानी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो कहने का अर्थ है कोण आई बराबर, चलिए उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं और बेहतर तरीके से ताकि आप लोग को परेशानी नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है कोण देखिए यहां पर कोण
ओ ए सी, कौन ओ ए सी दिखा, कौन ओ ए सी, यानी आई कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए सी एफ, कौन हो जाएगा ए सी एफ, हो गया। इसको समीकरण 1। फिर चलेंगे कोण ओ ए सी, कोण ओ ए सी बराबर कोण क्या हो जाएगा बुआ, सी ए एफ, क्या हो जाएगा सी ए एफ, इसको समीकरण 2। ये कहां से आया, परावर्तन के नियम से, किससे बुआ, परावर्तन के नियम से। जब LHS समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या है, दोनों का LHS सेम है, तो क्या चीज बराबर हो जाएगा, RHS सेम हो जाएगा, यानी एंगल ACF बराबर क्या हो जाएगा बुआ, एंगल CAF, यानी कि कहने का अर्थ क्या है, ये R और I ये दोनों एंगल भी क्या हो गया, बराबर हो गया। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, यानी कौन सा त्रिभुज, ACF एक त्रिभुज बना रहा है, इसका अगर दो कोण बराबर हो तो वह कोण, वह त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ACF एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जिसमें कि कौन सा रेखा ACF बराबर क्या हो जाएगा, AF, क्या हो जाएगा बुआ, CF बराबर AF हो जाएगा। तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखिए, चलो भाई देखते हैं। अब यहां पर जब ACF बराबर AF हो गया, तो यदि लिखेंगे, यदि बिंदु A किसके निकट हो, यदि बिंदु A किसके निकट हो, P के नजदीक हो, P के काफी नजदीक हो, काफी नजदीक हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये दूरी है AF दूरी है, ये बिंदु को हम यहां तक लाएंगे, तो AF बराबर क्या होगा, PF होगा। तो यानी कि AF बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा, AF बराबर PF। तो यहां से देखिए AF CF के बराबर और AF PF के बराबर, तो यहां कहने का अर्थ है तब PF भी किसके बराबर हो जाएगा, CF के बराबर हो जाएगा। तब देखिए PC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PC है ना, ये PC बराबर क्या होगा, PF प्लस CF, क्या होगा, PF प्लस CF। तो यहां से देखिए PC क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या, तो यह हो गया PC बराबर R। PF किसके बराबर है, CF के, तो PF प्लस CF के जगह भी क्या लिख सकते हैं, PF कितना हो गया, 2PF, तो 2PF हो गया। तो यहां से देखिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो यहां पर PF जो है ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं बुआ, फोकस दूरी बताए हुए हैं अभी। तो यहां पर PF बराबर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से। तो यहां R बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 into f, क्या ये प्रूफ हो गया अभी। और यहीं से देखिए f बराबर क्या होगा, f के साथ 2 क्या चीज में है, गुना में, इधर आ जाएगा तो भागा में, यानी कहने का अर्थ है f बराबर हो जाएगा R/2। ये चलिए आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अब तो चलते हैं अगले अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। तो यहां तक ये आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा कि F और R के बीच क्या संबंध है। तो F जो होता है, फोकस दूरी जो होता है, वो वक्रता केंद्र, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तथा वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। चलिए यहां तक अगर जी समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। और अब देखते हैं हम लोग अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। मतलब कहने का अर्थ है, हम किसी भी वस्तु का अवतल दर्पण में अगर यदि या उत्तल दर्पण में हमें प्रतिबिंब बनाना है, तो उसके लिए कुछ हमारे पास फंडामेंटल रे डायग्राम है। फंडामेंटल रे डायग्राम, इसके बिना हम
हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन किरण किस होके जाएगा, किस होके आने से वह किस होकर जाएगा, इनके बारे में हमें पहले जानकारी प्राप्त करनी होगी। बिना इसके हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब को नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण के लिए रे डायग्राम यानी किरण आरेख, और उत्तल दर्पण के भी लिए हम लोग साइड में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष है ना ये बउआ, ये देखो मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी रेखा अगर यदि कोई भी किरण आएगी तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर जाएगी बउआ, फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो ये हो गया, यानी कहने का अर्थ है अगर यदि मान लीजिए यह कोई अवतल दर्पण है ना, ये अवतल दर्पण है, और यह इसके लिए क्या हो गया, यह इसका क्या हो गया पोल, और यह इसका क्या हो गया फोकस, और यह क्या हो गया वक्रता केंद्र। तो अगर यदि ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण आएगी, किसी भी कंडीशन में हो, प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण आएगी तो वह किस होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। किस होकर जाएगा बउआ, फोकस से होकर जाएगा। ये पहला रे डायग्राम यहीं पर हम लोग देख लेते हैं अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए देखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है किरण, ये ध्रुव हो गया दर्पण का मध्य बिंदु, और ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है ना कोई किरण, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद किस होके जाएगा बउआ, फोकस से होकर जाता हुआ जाएगा, नहीं रिटर्न तो उसी माध्यम में हो जाएगा, लेकिन यह लगेगा आपको कि यह किस होके जा रहा है, फोकस से होकर जा रहा है। किस से होकर जा रहा है बउआ, फोकस से होकर जा रहा है। तो ये बात पहला है जो हमें फंडामेंटल बात है, जो हमें किसी भी चीज का इमेज किसी भी दर्पण में, यानी कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तो इन बातों को सबसे पहले ध्यान में रखना है कि प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण अगर यदि आ रही है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। चलिए अब हम लोग जानते हैं दूसरा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। मतलब कहने का अर्थ है अगर यदि कोई अवतल दर्पण में फोकस की दिशा में किरण आए, किसकी दिशा में, फोकस, ये फोकस है ना, इसकी दिशा में अगर यदि कोई किरण आ रहा है तो इसका परावर्तन किस प्रकार होगा दर्पण से, तो इसका परावर्तन होता है कि यह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। क्या निकल जाती है बुआ, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये ए नंबर था और ये बी नंबर था। कहने का अर्थ है अगर यदि फोकस की दिशा में आने वाली किरणें दर्पण, गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर चली जाती है बुआ, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। सेम टू सेम यह अवतल में है तो उत्तल में भी यह काम करना चाहिए। तो देखो भाई अवतल में है तो उत्तल में कैसे काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। कोई रे किसकी डायरेक्शन में आ रहा है, देखिए फोकस के डायरेक्शन में आ रहा है ना, आ रहा है ना, किसके डायरेक्शन में आ रहा है, फोकस के डायरेक्शन में। तो इसका परावर्तन किस होके होगा बुआ, इसका परावर्तन किस होके हो जाएगा, इसका परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर चला गया। ये देखिए तो इस तरह से हम लोग देखेंगे सी नंबर कंडीशन, यानी दो कंडीशन हम लोग देख लिए। दो कंडीशन में क्या देखे, पहला कंडीशन क्या देखे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरा, फोकस की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, दोनों में चली जाएगी। और तीसरा है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा जो है परावर्तन के बाद फिर पुनः उसी पथ पर क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। क्या हो जाता है, ये देखिए वक्रता केंद्र से जा रहा है किरण, जा रहा है ना, तो फिर वह उसी पाथ पर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, उसी पथ पर रिटर्न हो जाएगा। जैसे इस दर्पण में भी देख लेते हैं, दोनों दर्पण में डाउट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। तो यह देखिए F हो गया और यह क्या हो गया C। देखिए वक्रता केंद्र के डायरेक्शन में आ रहा है प्रकाश की किरण, आ रहा है ना, देखिए वक्रता केंद्र की दिशा में आ रहा है, फिर ये क्या होगा, अपने पथ पर वह पुनः वापस चला जाएगा। तो ये तीन रे डायग्राम, और चौथा रे डायग्राम क्या कहता है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। चलिए
अब हम लोग चौथा रे डायग्राम यहीं पर देख लेते हैं। अवतल दर्पण में जो है ध्रुव पर जो भी किरण आएगा, यानी ध्रुव पर भाई जो भी किरण आएगा, ध्रुव पर जो भी किरण आएगा, एक सेकेंड, ध्रुव पर जो भी किरण आएगा, ठीक है। तो देखिए ध्रुव पर जो भी किरण आएगा ये क्या होगा कि जितना डिग्री कोण बनाकर आएगा, मतलब यहां पर ये है ना, मतलब जितना डिग्री कोण बनाकर आएगा उतना ही डिग्री कोण बनाकर ये क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, रिटर्न हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि अवतल दर्पण के ध्रुव पर आने वाली प्रकाश की किरणें जितना डिग्री कोण बनाकर आती है उतना ही डिग्री कोण बनाकर वापस फिर चली जाती है। इस दर्पण में भी देख लेते हैं, जितना डिग्री कोण बनाकर आएगा उतना ही डिग्री कोण बनाकर रिटर्न हो जाएगा। तो ये आपका रे डायग्राम है जो कि यहाँ सारा चीज लिखा हुआ है। यानी कहने का अर्थ है ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप किसी भी दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब को बना सकते हैं। इसकी सहायता से ये जो जान लिया उसके लिए प्रतिबिंब बनाना किसी दर्पण में बहुत आसान है। यानी कहने का अर्थ है कि किसी भी दर्पण से या लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले आपको रे डायग्राम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रे डायग्राम आना चाहिए। अगर किरण आरेख आपको अच्छे तरीके से पता है तो आप किसी भी इमेज को किसी भी पोजीशन पर रखकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड हमारा क्या कहता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, और बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, इन चीजों को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। और इसमें आपको अवतल दर्पण में ये चीज हमेशा याद रखना कि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी बनेगा और आभासी भी बनेगा, और बड़ा भी बनेगा छोटा भी बनेगा। मतलब अवतल दर्पण में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिंदु की स्थिति, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो सबसे पहला हम लोग क्या जानते हैं, वस्तु को कहां रखेंगे बुआ, अनंत पर। वस्तु को कहां रखना है बुआ, सबसे फर्स्ट कंडीशन अनंत पर। हम लोग जब वस्तु को रखेंगे तो हम आगे हम फिगर में बताएंगे कैसे बना है, तो आगे देख लेते हैं। अभी यहां देख लेते हैं वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर, और उसकी साइज क्या होगी, बहुत छोटा साइज होगा, और वह अत्यधिक यहाँ छोटा लिखा भी हुआ है, और यह हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा बुआ, वास्तविक और उल्टा बनेगा। दूसरी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा पोजीशन लेते हैं, यानी कि दूसरा पोजीशन कहां लेते हैं, वस्तु को सी पर, अनंत के बाद कहां लेंगे, सी से परे, यानी सी तथा अनंत के बीच। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, परे या अनंत के बीच भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अच्छे से समझने के लिए। तो यह इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यानी एफ तथा सी के बीच बनेगा, और यह कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा बुआ, छोटा बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब एक कंडीशन में बनता है, जो कि लास्ट कंडीशन हम उसको रखे हैं, उसको भी आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं जब वस्तु को सी से परे रख दिए, अनंत के बीच रख दिए, अब हम लोग सेंटर पर जब रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उसी पोजीशन पर बनेगा, जहां पर वस्तु है वहीं पर बनेगा। अब वहां पर बनेगा तो वह उसका साइज क्या होगा, क्या होगा, समान होगा। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा, और उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, उल्टा तो बनेगा ही, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब ही उल्टा हो सकता है। अब देखिए अगला जो है सी तथा एफ के बीच, अगला पोजीशन हम लोग वस्तु को कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखेंगे। कहां रखेंगे बुआ, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। तो वह कहां बनेगा, सी से परे, सी से परे यानी सी या सी तथा अनंत के बीच बनेगा, अनंत के बीच बनेगा, सी तथा अनंत के बीच बनेगा। और यह कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है। और वस्तु को अब हम और नजदीक ले जाएं, फोकस पर ले जाएं, फोकस पोजीशन होता है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, और उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा होगा, काफी बड़ा होगा। क्या होगा, काफी बड़ा होगा, और वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा।
अब जो लास्ट पोजीशन है, जिस पोजीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है बुआ, आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो है ध्रुव तथा फोकस के बीच जब हम वस्तु को रखते हैं तो उस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और यह वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी होता है और सीधा भी बनता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हम लोग इसको देखते हैं, बिंदु की स्थिति सब पर रखा हुआ है। देखिए जब अनंत पर रखे तो उसका अनंत से आती प्रकाश की किरणें कैसी होती है, समांतर ना। अनंत से आती प्रकाश की किरणें कैसी होती है, समांतर। तो समांतर किसके, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है कि ये दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है बुआ, एक सेकेंड, ये समांतर है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जब वस्तु को कहां रखे हैं, अनंत पर। जब वस्तु को कहां रखे बुआ, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। आपको अभी तुरंत बताया जब वस्तु अनंत पर उसका प्रतिबिंब कहां बना, ये देखो फोकस पर बना है ना। ठीक है, तो वस्तु से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब अनंत पर होता है तो प्रकाश कैसे आती है, समांतर। जब प्रकाश समांतर आएगी तो वह किस जगह पे आके मिलेगा, फोकस पे मिलेगा ना। तो फोकस पर जो मिलेगा तो वहां पर फोकस पर दोनों इमेज मतलब दोनों रे एक दूसरे को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा है सी से परे। सी से परे मतलब कहने का अर्थ हो गया सी तथा अनंत के बीच। इसको हम लोग अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र के बीच भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, और अगला है अगर यदि हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब उसी वक्रता केंद्र पर बनेगा। और देखिए प्रतिबिंब का जस्ट उल्टा बन रहा है ना, यहाँ भी प्रतिबिंब का जस्ट उल्टा, प्रतिबिंब से छोटा है, ये प्रतिबिंब के बराबर है, ये बिंदु मात्र इमेज है। यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु की आकार के बराबर बनेगा। ठीक है, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। और उसका स्थान क्या होगा बुआ, स्थान इसका उसी वक्रता केंद्र पर होगा, सी पर ही इसका इमेज बनेगा, ये याद रखिएगा। और अगला है सी तथा एफ के बीच वस्तु को कहां रखे हैं, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं। उसका प्रतिबिंब कहां बना है, अनंत। ये इधर क्या हो गया, अनंत, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना, उसका प्रतिबिंब वस्तु का कैसा बना, एकदम वस्तु के अपोजिट में है तो उल्टा बना। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक। और स्थान क्या है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच है। अब देखते हैं वस्तु को कहां रख के देखते हैं बुआ, फोकस पर। अलग अलग कंडीशन पर रखकर देख रहे हैं। ठीक है, तो वस्तु को जब हम लोग फोकस पर रखेंगे तो उस अवस्था में क्या होगा, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखो एक समांतर किरण आ रहा है, यह फोकस से होकर चले गया और एक वक्रता केंद्र से जा रहा है, उसी पथ पर आ रहा है। ना इधर काट रहा है ना इधर काट रहा है, इधर भी कहीं नहीं काटेगा। तो इसका प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा बुआ, अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा बुआ, अनंत पर बनेगा। तो और अनंत पर कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब अगला है ध्रुव तथा फोकस के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुव तथा फोकस के बीच अगर जी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे। कहां बनता है, दर्पण के पीछे। और वस्तु जैसा है उसी शेप में बनेगा, उसी तरह बनेगा। मतलब यह वस्तु की तरह सीधा बन रहा है और सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी होता है और वस्तु से बड़ा है। ये क्या है, वस्तु से बड़ा है। अब आप यहां पर एक कंडीशन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, बताइए ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। तो यहां पर जो है एक ही ऐसा कंडीशन है, वो भी किसमें, अवतल दर्पण में होता है, जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी भी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में जो होता है वस्तु से उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है और वह आभासी होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे की स्लाइड में। यहां तक शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। किसका, उत्तल दर्पण में दो कंडीशन है। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो ये देखिए समांतर किरण आ रहा है तो फोकस की दिशा में यह परावर्तित होगा,
मिलता हुआ प्रतीत होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ, फोकस पर, है ना, फोकस पर बनेगा दर्पण के पीछे। तो यह कैसा दर्पण के पीछे बनेगा, तो यह आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु मात्र का इमेज बनेगा। और वही जब अनंत तथा कहाँ रख दें, इधर अनंत हो गया और ये क्या हो गया, ध्रुव। अनंत तथा ध्रुव के बीच अगर यदि हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखो यहां बना, वस्तु के रिस्पेक्ट में सीधा बना, लेकिन सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है भैया, आभासी, और वस्तु से क्या बनेगा, हमेशा छोटा। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके थे कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब एक कंडीशन में बनता है, लेकिन वह वस्तु से बड़ा बनता है उसका प्रतिबिंब। लेकिन उत्तल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, इसलिए हम लोग इसे साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। इसके रूप में साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, ताकि बड़े से एरिया को वह इमेज, वह जो मिरर है अपने छोटे रूप में परिवर्तित कर हमें आसानी से दिखाई। जैसे ड्राइवर के बगल में देखते होंगे शीशा लगा होता है साइड मिरर, उसमें देखते होंगे पूरे ट्रक का फोटो आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि पूरा ट्रक का फोटो तो वह काफी छोटे से रूप में परिवर्तित कर उसका प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है। तो चलिए, इसीलिए हम लोग उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण में भी आप लोग प्रतिबिंब का बनना सीख गए। अगर यदि किसी को अभी भी डाउट है तो वो कृपया डाउट को क्लियर करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम और आगे जिसको भी डाउट जो बचा हुआ है उसका डाउट को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। कहीं भी डाउट है तो वो सॉल्व की जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चों को साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आती है। यानी साइन कन्वेंशन मतलब हो गया चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी जो है बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना, यहाँ आपको आसानी से समझ में आएगी। चिन्ह परिपाटी क्या है, मतलब किसी भी दूरी को हम लोग कहाँ ऋणात्मक लेंगे, कहां पर धनात्मक लेंगे, तो उसके बारे में जानना है। तो देखिए, ये एक्स वाई और ये एक्स मतलब एक्स वाई के एक्सिस में काट दिया गया, इसको वाई डैश और इसको एक्स और इसको एक्स डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो आप जान रहे हैं कि अगर यदि वाई डैश को हम लोग क्या मान ले, मिरर मान ले, क्या मान ले, मिरर मान ले, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम लोग मिरर मान लेंगे तो उस कंडीशन में होगा क्या होगा कि आपतित किरण की दिशा, ये आपतित किरण है, आपतित प्रकाश की दिशा है, और यह हम दूरी, और ये परावर्तित प्रकाश, सॉरी ये आपतित प्रकाश की यहां भी दिशा दिखा रहा, और ये आपतित किरण की विपरीत दिशा है ना। अब देखिए यहां समझिए, ये वाई एक्सिस में मापी गई दूरी है, ये भी वाई एक्सिस में मापी गई दूरी है। समझिए यहां पर साइन कन्वेंशन को, सभी दूरी जो है दर्पण में जो है जितनी भी दूरी है उन सभी दूरी को हम लोग कहां से मापेंगे, ध्रुव से। यहाँ P को हम लोग जहां पर दोनों एक्स वाई कट किया है उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, ध्रुव। और जितना भी दूरी है सभी दूरी को हम दर्पण के ध्रुव से ही मापेंगे। किससे मापेंगे बाबा, दर्पण के ध्रुव से ही मापेंगे। और एक चीज समझिए, दर्पण में जो आपतित किरण की दिशा होती है, वह आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी मापेंगे, आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी मापेंगे वह हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी मापेंगे वह क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब यहां से अगर यदि इधर वाला दूरी मापेंगे तो यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहां से इधर वाला दूरी मापेंगे यानी आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी मापेंगे तो वह हो जाएगा नेगेटिव। उसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और एक चीज समझिए, वाई एक्स के ऊंचाई को हम लोग क्या लेंगे, वाई अक्ष के मतलब वाई के प्लस डायरेक्शन में अगर हम लोग दूरी प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत मापी गई दूरी को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव, और लंबवत नीचे मापी गई दूरी को क्या लेंगे, नेगेटिव। क्या लेंगे बुआ, नेगेटिव। यानी कहने का अर्थ है, सिंपल वे में साइन कन्वेंशन समझ लीजिए कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक। और प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत मापी गई दूरी धनात्मक तथा नीचे मापी गई दूरी, प्रधान अक्ष से नीचे लंबवत मापी गई दूरी वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है बुआ, ऋणात्मक होती है। चलिए अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ चिन्ह परिपाटी तो खत्म हो गई। अब ये हम लोगों का मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला हम आप लोगों को प्रूफ करके देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग मिरर फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं। मिरर फॉर्मूला होता क्या है, मिरर फॉर्मूला होता है U बराबर हो गया वस्तु दूरी, क्या होता है,
वस्तु दूरी, भी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, और F बराबर होता है, आप तो बता दिए F बराबर क्या होता है, फोकस दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही होता है हमारा दर्पण सूत्र। क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। समझ गए ना आप लोग। तो इसको जो है हम प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए जो हमारा ये वीडियो मिलेगा आपको, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा कि इस वीडियो का लिंक, जिसमें कि हम लोग दर्पण सूत्र को क्या किए हैं, प्रूव किए हैं। अगर किसी को प्रूव भी करना है तो वो आसान तरीके में किया गया है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं, आप लोग उसको देखिए जाकर के, कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत आसान तरीके से बताया गया है, आप लोग इजीली देखिए। अब यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं उपयोग, थोड़ा सा उपयोग पर भी चर्चा होनी चाहिए, उपयोग पर भी चर्चा होनी चाहिए बाबू। तो उपयोग में चर्चा क्या होगी, उपयोग पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो उपयोग पर चर्चा देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं, देखिए। अब देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल, अवतल का सबसे पहले जान लेते हैं, अवतल का उपयोग। अवतल का उपयोग सबसे पहले हजामत में यूज करते हैं। दूसरा नाक कान गला, नाक कान गला के डॉक्टर, सॉरी 2 बार कान ही लिखा गया। हजामत में नाक कान गला को देखने में हम लोग, अंदरूनी पार्ट जो है उसको अंदर देखने में हम लोग किस अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तीसरा सौर कुकर में, किसमें होगा, सौर कुकर में, सौर भट्ठी में, किसमें, सौर भट्ठी में। उसके बाद हम लोग किसमें करते हैं, हजामत में, नाक कान गला जांच करने में, सौर कुकर में, सौर भट्ठी में। उसके बाद सर्च लाइट नहीं, हेडलाइट में, हेडलाइट में इसका प्रयोग करते हैं। और अब हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग देख लिए, अब उत्तल दर्पण का प्रयोग को देखते हैं। देखिए ये हम मिरर फॉर्मूला को प्रूव करके दे चुके हैं, आप लोग हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, अगर यदि आप लोग यानी तो सर्च कर लेंगे तो वहां से आपको भी ये मिल जाएगा, और इजीली तरीके से इसको प्रूव किया गया है। इसको हम लोग क्योंकि वीडियो लंबा होने की वजह से हम लोग इसको प्रूव नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, आप लोग उसको देखिए जा करके। तो अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, साइड मिरर के रूप में, सबसे इंपॉर्टेंट साइड मिरर। दूसरा है सर्च लाइट में, और उसके बाद ट्रैफिक मिरर में भी हम लोग यूज करते हैं। किसमें, यातायात मिरर में भी, यातायात मिरर में भी हम लोग, यातायात दर्पण में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका, उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल और अवतल दर्पण दोनों का उपयोग बता दिया गया है। तो और हम इससे आगे की ओर बढ़ेंगे, तो उससे पहले हम लोग उत्तल या अवतल का उपयोग देख लिए, और उत्तल या अवतल के उपयोग के बाद दोनों मिरर के पास दोष भी होता है। तो दोनों मिरर का दोष, अवतल दर्पण का दोष क्या है कि यह क्रोमेटिक ओबेरेशन करता है। क्रोमेटिक ओबेरेशन मतलब क्या हो गया, सॉरी क्रोमेटिक नहीं, स्फेरिकल एबेरेशन करता है, मतलब वर्ण विपथन, गोलीय वर्ण विपथन करता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो मुख अक्ष के समांतर जो भी किरण आ रहा है, दूर वाली किरण और नजदीक वाली जो किरण है, वह एक दूसरे को एक जगह फोकस नहीं कर पाता है। ये मान लो यहाँ किया और ये मान लो यहाँ करेगा, ठीक है। तो इस तरह ये रेखीय प्रतिबिंब बना लेगा। कैसा प्रतिबिंब बना लेगा बउआ, रेखीय प्रतिबिंब बना लेगा, जिसकी वजह से हमें वह प्रतिबिंब का स्पष्ट रूप नहीं दिखेगा, और यह दोष हो जाता है। किसका दोष है, अवतल दर्पण का दोष है। तो दोष समझ गए बाबू। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा अंतिम स्लाइड होगा, शायद अंतिम ही स्लाइड है, आसानी से पढ़े होंगे, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। देखिए आवर्धन किसको कहते हैं, तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात मतलब रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं,
आवर्धन, यानी आवर्धन बराबर क्या फॉर्मूला होगा, आवर्धन बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर यदि हम लोग h डैश मान लें और वस्तु की ऊंचाई को h, यानी इसको हम लोग क्या मान के चले h डैश और इसको क्या मान के चले h, यानी h डैश बाय h, यानी m इज इक्वल टू क्या हो गया h डैश बाय h। अब इसको थोड़ा सा हम लोग प्रूफ में देख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ इसका आसान है क्योंकि इसको अलग से नहीं करेंगे, अभी ही देख लेते हैं। अब देखिए, अब त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में दिखा आपको त्रिभुज ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी में देखिए दोनों त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण आई बराबर आर, क्योंकि ध्रुव पर आने वाली प्रकाश की किरणें जितना कोण बनाकर आती है उतना कोण बनाकर वापस जाती है, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा बुआ, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई बराबर आर, एक सेकेंड, आई बराबर क्या हो गया, आर। तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा बुआ कि यहां पर आई बराबर आर है, तो दोनों त्रिभुज, अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो जब तीसरा कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या है बुआ, त्रिभुज समरूप है। ए त्रिभुज ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी क्या है, समरूप है। जब समरूप है तो संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, संगत भुजाएं क्या हो जाएगी बउआ, समानुपाती हो जाएगी। क्या हो जाएगी बउआ, समानुपाती हो जाएगी। जब समानुपाती हो जाएगी तो क्या होगा, ए बी बट्टा क्या होगा, ए डैश बी डैश, यानी कि ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, ये इसके समानुपाती, तो ये दूरी इसके समानुपाती। कहने का अर्थ है बी पी बट्टा क्या हो जाएगा, बी डैश पी होगा ना। तो यहां से देखिए, अब यहां पर ए बी को क्या मान के चले हैं, एच डैश, क्या मान के चले हैं, और ए डैश बी डैश को एच डैश, यानी ए बी बराबर क्या लिखेंगे, एच बाय एच डैश। ये ऊपर क्या होगा, प्लस या माइनस, प्लस नीचे क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर क्या होगा, बीपी। ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यू से। किरण किधर जा रहा है, इधर, दूरी हम लोग ध्रुव से माप रहे हैं उल्टे साइड में, तो यह माइनस यू हो जाएगा, बट बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी, यानी पी बी डैश हम लोग उसको भी उल्टा मेजर कर रहे हैं, यानी ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु दूरी, और ये भी उल्टा मापा जा रहा है, यानी किरण इधर जा रहा है, हम लोग किधर माप रहे हैं उसको, इधर माप रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो यानी कि एच बाय माइनस एच बाय एच डैश बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, बराबर यू बट्टा क्या हो गया, भी। और यहां पर देखिए आवर्धन जो होता है एच डैश बाय, तो इसको चेंज कर दीजिए, एच डैश बाय एच माइनस बराबर भी बाय, जब इधर का चेंज होगा तो इधर भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो यहां पर देखिए एच डैश, ये माइनस उधर से इसको भेज दीजिए, तो यहां पर क्या होगा, एच डैश बाय एच बराबर क्या होगा, माइनस भी बट्टा यू। तो यहां से एच डैश बाय एच क्या होता है, एम, आवर्धन बराबर माइनस भी बट्टा यू। ये आपका इसका प्रूफ है, ठीक है। तो शायद उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये लास्ट स्लाइड था और आप लोग उम्मीद करते हैं कि हमें अपने इस चैनल पर बहुत ज्यादा प्यार देंगे, बहुत ज्यादा मोहब्बत देंगे, ताकि हम लोग और अच्छे तरीके से, आप लोगों का प्यार ही हमें और आगे बढ़ाएगा और इस रिजल्ट एक्सप्रेस पर आप लोगों को रिजल्ट बनाने में सहयोग भी, आप लोगों का रिजल्ट बनाने का सहयोग भी करेगा। तो ये हमारी रिजल्ट एक्सप्रेस की टीम है जो कि आपको गारंटी दिलाती है कि आपका स्कोर 450 प्लस आएगा ही। ये बात लिख के रख लीजिए। जब आप हमसे 45 दिनों का कोर्स जब आप लोग जुड़ के कंप्लीट कीजिएगा, तब उसके बाद आपको हमारी जो रिजल्ट एक्सप्रेस की टीम है वो आपको 400 प्लस मार्क्स दिलाएगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे के वीडियो में। अगला वीडियो हमारा जो आएगा इसी चैप्टर पर ऑब्जेक्टिव आ सकता है, और इसके बाद फिर प्रकाश का आवर्तन जो है उसका भी वन शॉट बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा है, और इस पर लाइक जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे।
और जाते जाते मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि नजरों से नजर चुराया नहीं जाता बच्चों, नजरों से नजर चुराया नहीं जाता, लंबी सफर में कदम हटाया नहीं जाता, लंबी सफर में कदम हटाया नहीं जाता। और हमें उम्मीद है आप लोगों से इस हमारी जो लड़ाई है कैप्सूल कोर्स के खाने के बाद जो हम लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे, वो बिहार बोर्ड से। तो वो बिहार बोर्ड से लड़ने के बाद हमें जो उससे बेनिफिट चाहिए, लड़ाई का बेनिफिट, वो हमें 400 प्लस के रूप में दिखाई देना चाहिए। तो हमारी लड़ाई लंबी है, उस लंबी लड़ाई में आपका साथ जरूरी है। आप हमें साथ दें और हमें इस चैनल पर बहुत ज्यादा प्यार दें, ताकि आप लोगों को बहुत सारा वीडियो इसके माध्यम से मिलता रहे। और इन्हीं बातों के साथ आज के क्लास को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।